आरंभ हो चुकी है। अभी 2:15 बज चुके हैं। आज की परिस्थिति जो है, अभी इस समय की जो परिस्थिति है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 193 193 सीट पे आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 93 पे, यानी कि 100 सीट पीछे है। ये जो एक अमूलचूल परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये किन कारणों से हो रहा है, इस परिवर्तन के उपरांत देश में और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में क्या परिस्थितियां रहेंगी, उनको देखने समझने के लिए हम चलते हैं माननीय श्री अशोक आत्रे साहब के साथ और उनसे इस बात को समझते हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25। आप सभी मित्रों को, दर्शकों को और बात 25 के विशेष जुड़े हुए लोग, आपके जो खास लोग हैं, उनको सबको नमस्कार। और विशेष रूप से परिणाम से पहले ही बधाई। जी प्रश्न उठता है किस बात का परिणाम क्या है, किसको लेके परिणाम है। तो पूरी दुनिया जानती है कि परिणाम आज विशेष रूप से 4 मई है और पश्चिम बंगाल की जो क्रांतिकारी सरकार, जो पिछले कई वर्षों से क्रांति के लिए, आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम कर रही है, ममता दीदी की सरकार, उसके खिलाफ एक मैंडेट बना है। और इसका कारण ये, कोई ना कोई कारण निश्चित रूप से हुआ होगा कि वो कमिटमेंट्स जो सरकार करती रही है सालों से, वर्षों से, कई सदियों से, जिस तरह का हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक मैन्योरिंग बना हुआ है, तो मैं तो ये मानता हूँ इस सारे चीज को देखते हुए ये वाटरलू साबित हुआ है। अब आप ही बताएं कि मैं इसे वाटरलू क्यों कह रहा हूँ और किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, और ये वाटरलू क्यों हुए ममता दीदी का। सबसे इम्पोर्टेंट सीट कौन सी है जिसको वेस्ट बंगाल की इम्पोर्टेंट सीट है जिसको ममता ने लूज किया है या लूज करने की संभावना? नहीं, अभी तो ये सारी गणनाएं सामने आ रही हैं। पहली बात, इसमें 2-3 मुख्य बात है कि अभी मतलब जो बिल्कुल जो लास्ट अंतिम यात्रा के आसपास की पोजीशन होती है वो सामने नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन है, एक रिवर्स कंसोलिडेशन भी है। और दूसरी बात ये भी है कि जो अव्यवस्था और जो डर का माहौल और जिस तरह से बांग्लादेश के आसपास की घटनाओं का सबसे बड़ा असर अगर पड़ा है तो वो पश्चिम बंगाल में पड़ा है। लेकिन उस पे रिएक्ट करने की भी उनको अनुमति नहीं थी। तो एक विशेष प्रकार की एक सरकार चल रही थी जिसने बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों की संख्या और घुसपैठ करके आए हुए, शरणार्थी तो नहीं है, घुसपैठ करके आ रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो बहुत ही लंबे समय से आ रहे हैं। तो उनके इर्द गिर्द और उनकी सहायता से, और दूसरा डरा धमका के, मतलब बहुत सारे जो लोग जो स्वर्ग सिधार गए, मरे हुए लोग हैं, उनके वोट डाल दिए गए। ये कई तरह से सामने आ रही है, स्थापित हो चुकी। उसके बाद में जो डरे हुए लोग हैं उनके वोट डाल दिए गए। फिर कुछ लोगों को धमका के कह दिया गया कि आप अपने घर में ही रहिए। और ऐसी कंपनियां लगी हुई थी जो कि एक पूरा का पूरा डेटाबेस रखती थी अपने पास में कि कौन से मोहल्ले में, और ये 25,000 क्लब थे, उनके हिसाब से काम चल रहा था। एक कंपनी के 1 लाख जो है ना वो कर्मचारी थे प्राइवेट कंपनी के, जो इस काम में लगे हुए थे। यानी कि एक कई तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि सिस्टमेटिक रिगिंग हो रही थी, प्रजातंत्र के नाम पे खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये सब लोगों को पता नहीं था, अधिकतर लोगों को मालूम था, लेकिन फिर भी उस पे आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कुछ लोगों की विशिष्ट घृणा है, उसके कारण इसको चलने दिया गया। और ये जो प्रजातंत्र का मखौल, तो इसको प्रजातंत्र बताया गया। तो इस पे आपका क्या विचार है भाई साहब? देखिए, सारी बातें तो आपने बहुत साफ ही कर दी हैं और मैं निश्चित रूप से आपकी बातों को ही आगे बढ़ाऊंगा। और निश्चित रूप से ये तो मानना ही पड़ेगा कि जिस जनतंत्र को, जिस डेमोक्रेटिक सेटअप को हमने आजादी के बाद जिस सेटअप का विकास किया, जिन कमिटमेंट्स को, संवैधानिक मान्यताओं को, धाराओं को, मूल्यों को लेकर के हमने इस देश का विकास किया,
वो किसी न किसी रूप में धीरे धीरे उस सारा उसकी जो आधारभूत जो सच्चाइयां थी कमिटमेंट से, उनसे लगातार दूर होते गए। और विशेष रूप से इसका क्लाइमैक्स जो है वो वेस्ट बंगाल को हमने इसलिए अब मान रहे हैं क्योंकि सरकारें तो बहुत बदली क्षेत्रीय स्तर पर। देश की आजादी के बाद सेंटर में भी सरकारें बदली, क्षेत्रीय सरकारों में बदलाव आया, राजनीतिक पार्टियां नई नई बनी और पुरानी पार्टियां तिरोहित भी हुई। इस तरह से कुल मिलाकर के एक तरह से बदलाव तो विकास में तो हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विकसित हुआ। किंतु वेस्ट बंगाल ने पिछले 30-40 वर्षों में जो एक विशेष प्रकार का एक अप्रोर, एक विशेष प्रकार का मूल्यहीनता पैदा हो गई थी, जो अराजकता पैदा हो गई थी, और डेमोक्रेसी के नाम से एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा था। और ये चूंकि बॉर्डर एरिया विशेष रूप से है वेस्ट बंगाल, तो उसको लेकर के एक ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन बन गई थी कि हमें लैक्स ऑफ पीपल वर कमिंग थ्रू द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से रोहिंग्यास की एंट्री हो रही थी, और वो लगभग उनकी यहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली थी। और उस सिटीजनशिप के बहाने 30 लाख या 1 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने उनको वैलिड, उनके आधार आधार कार्ड बन गए थे, उनके राशन कार्ड बन गए थे, उनको मान्यता मिल रही थी, और उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से किसी न किसी रूप से फायदे हो रहे थे। उन सारी सिस्टम्स को उन्होंने ममता दीदी ने या टीएमसी वालों ने उनको प्रमोट किया, और लगभग एक ऐसी अराजकता की स्थिति यहाँ पैदा कर दी वेस्ट बंगाल में, जिसको कि नेशनल जो मूल्य मान्यताएं थी, डेमोक्रेटिक मान्यताएं थी, वो सारी तिरोहित हो गई। उसका सारा फायदा पिछले 20-25 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने उठाया, दूसरी विपक्ष पार्टियों ने उठाया, और विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति और बंगाली जो नेटिव बंगाली थे उनके प्रति घृणा और उनके प्रति एक विद्रोह और एक प्रकार का अजीबोगरीब तरह का षड्यंत्र और आक्रामक रवैया अपनाया गया। उनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनको उनकी सामाजिक मूल्य मान्यताओं से जुड़े हुए उनके कार्यक्रमों को नहीं होने दिया, और एक इस प्रकार का बॉर्डर उन्होंने कनेक्टेड, जो हमारी सीमावर्ती जो दूसरे नेशंस हैं उनसे कुछ इस तरह के लोगों को कनेक्ट कर दिया परमानेंटली, जिन्होंने इस देश में एक अजीब तरह का अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। और इन सब चीजों का फायदा पिछले 20 वर्षों में लगातार ममता दीदी ने तृणमूल कांग्रेस में उठाया। पहले मार्क्सवाद को खत्म किया, उसके पहले कांग्रेस को खत्म किया, और एक छत्र राज उनका गुंडागर्दी का या अराजकता का नाम हुआ, जिससे न तो कोई घर से बाहर आकर के इलेक्शन में शामिल हो सकता था, न प्रचार कर सकता था, न पार्टी का विरोध कर सकता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भाजपा की पावर की वजह से, भाजपा की एक स्ट्रेटेजी की वजह से आरएसएस ने, भाजपा ने और हिंदूवादी शक्तियों ने, लोकल जो बंगाली थे उन लोगों ने मिलकर के तय किया इस सरकार को, जो कि गैर राष्ट्रीय सरकार लगभग हो चुकी थी, और साबित रूप से उन्होंने बॉर्डर्स में के सुरंगों से लोग आकर के यहाँ गुंडागर्दी फैला रहे थे, जान माल की खतरा बन गया था, हजारों लोगों को के साथ मारा पीटी होती थी। पिछले इलेक्शन में भी 200 लोगों को इलेक्शंस में उनको मार दिया गया, और ये आमतौर पर यानी गुंडागर्दी या मारा पीटी या इस प्रकार की घटनाएं रोज होती थी। इन सबसे मुक्ति के लिए एक बड़ा कैंपेन हुआ, और इस कैंपेन में निश्चित रूप से हमने शुद्ध रूप से पहली तो इसकी बात है कि सिलेक्शन में एक भी हिंसा नहीं हुई और क्लीन चिट से ये इलेक्शन हुआ। दूसरी बात यह है कि सर के माध्यम से जो सर्वे हुआ, जो पिछली दूसरी सरकारों में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, उसी तरीके से यहाँ भी सर्वे किया गया, किंतु उनके खिलाफ सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और उन्होंने उसका भी विरोध किया, जो कि जरूरी होता है इलेक्शन से पहले। तो उससे भी लाखों लोग ऐसे जिनको, जो कि गलत तरीके से वोट डाल रहे थे, जो भारत के नागरिक नहीं थे, उनको यहाँ से भगा दिया गया, हटा दिया गया, और इससे बहुत सेफली एक सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय मूल के जो नागरिक हैं या जो लोग मतदाता है उनको ये अधिकार मिला, और ये स्वच्छता से, शांति से, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी हत्या के इस बार जो इलेक्शन हुआ एक क्लीन इलेक्शन हुआ। और इसके जो परिणाम है वो आपके सामने आ रहे हैं। इसमें न तो हिंदू मुस्लिम वाली प्रॉब्लम हुई, न क्षेत्रीयता की, राष्ट्रीयता की प्रॉब्लम हुई, न और किसी तरह की समस्या हुई, बल्कि यहाँ की जनता ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के युवकों ने अपने अपने समस्याओं के समाधान के लिए, राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए मैंडेट किया, और तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी को हमेशा के लिए उखाड़ करके सूखा साफ हो गया। कुल मिलाकर के आउटकम ये है कि हम पुनर्रूप से बंगाल का पुनर्जागरण की तरफ बढ़ रहे हैं, बंगाल के पुनरुत्थान की तरफ बढ़ रहे हैं,
और एक समय जो इसका विकास हो रहा था, जो मॉडल बना हुआ था बंगाल का, उस मॉडल को रीऑर्गेनाइजेशन, रीइंटीग्रेट करने के लिए पार्टी ने नए तरीके से काम किया है और इसके लिए हमको बधाई देनी चाहिए। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, हिंदू मुस्लिम्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि यूथ यहाँ का जागृत हुआ है। स्वदेशी जो रियल बंगाली था उसको पूरे फायदे, उनको बेनिफिट मिला है। ज्यादातर मैंने इसमें जो इंटरव्यू सुने उसमें मैंने ये लिखा कि घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग, परेशान थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, लोग दुखी थे और डरे हुए थे। तो उन डरे हुए, जो धमकाए हुए लोग थे, उनको, जो यहाँ के मूल नागरिक थे, वो यहाँ के सेकेंडरी नागरिक बन रहे थे, और जो विदेशी नागरिक जिनको लाया गया था वो यहाँ के मूल नागरिक बन रहे थे। तो लगभग वो स्थिति दुरभी समाप्त हो गई है, और एक राष्ट्रीय मैंडेट, एक राष्ट्रवादी, एक विचारधारा के साथ में, भारतीय जन मूल्यों के साथ में, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में, डेमोक्रेटिक मूल्यों के साथ में जो सरकार की स्थापना होने जा रही है, जो लगभग डिसाइडेड है, क्योंकि आउट ऑफ 294 वोट्स हमने 194, तो आई थिंक वी आर गोइंग अहेड विद द अदर पार्टीज, सो इट्स ए सेफ एंड मोस्ट वंडरफुल मैंडेट। आई विश कि ये यदि सरकार बनती है तो पश्चिमी बंगाल का और उससे जुड़े हुए सभी राज्यों का इसका विकास होगा, और भारतीय स्तर पर बंगाल के लोग हैं वो, दूसरी बात है कि ये इलेक्शन है केवल देश तक सीमित नहीं है, इसका असर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाएगा, और वर्ल्ड के लेवल पर ये जो इलेक्शन है इसकी बहुत बड़ी एक जागरूक भारतीय जनतांत्रिक जो मूल्य है उसका एक जागरूक निर्णय है, और इस निर्णय की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जी भाई साहब, ये तो बातें बिल्कुल सही आपने इसकी मीमांसा और इसका पृष्ठभूमि और आगे की संभावनाओं पे बात की। लेकिन एक विचित्र स्थिति है हमारे देश में कि जो ये 50 साल से, मतलब यहाँ पे 2-3 बिंदु हैं जिसपे आपका ये सब सरकारों को और परिवर्तनों को देखने का इतना लंबा अनुभव है आपका, नेताओं से भी, बड़े बड़े नेताओं से भी आपका मिलना और बात करना रहा है। जी। वो ये जो एक 50 साल से लोग, पहली बार कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार खुद वोट देने गए हैं, पहले उनके वोट दूसरे लोग डाल देते थे, वो लोग, और उनके माता पिता जो स्वर्गीय हो चुके उनके भी डाल देते थे। ये सब कुछ धांधली चल रही थी। लेकिन हमारे देश का एक ऐसा वर्ग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, जो कवि बोलता है, लेखक बोलता है, पेंटर बोलता है, कलाकार का जो है ना वो बड़ा ही कोमल हृदय होता है, वो देश की भावना और गरीब की जो है ना वो पुकार सुन के कविता लिखने बैठ जाता है, नाटक लिख डालता है। वो जो है वो मानता है कि इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। कुछ हमारे मित्र, आपके भी जो मित्र हैं, वो तो लाहलो हुए पड़े हैं, और उनका ये कहना है कि दीदी अंतिम लड़ाका है, अंतिम दौर तक लड़ेंगी और वो असुरी शक्तियों को पछाड़ देंगी। तो ये जो अब तो एक, लगता है कि मदर टेरेसा का उनको अवतार माना जा रहा है। हाँ हाँ, मतलब अब आप देखिए, तो ये जो एक दुराव है, ये जो एक जिसको कहते हैं कि एक भ्रष्ट विचार है, मतलब वास्तविकताओं पे पर्दा डालना, क्योंकि आपको घृणा है कुछ राजनीतिक दलों से, मुख्य रूप से एक व्यक्ति से, क्योंकि आपको तथाकथित छद्म सेकुलरिज्म का भूत आपके सर पे सवार हो गया है। और आज ये जो परिस्थिति हो रही है कि इतना अच्छे से बड़े बड़े जो तथाकथित लंबे पुराने पुराने जो पत्रकार हैं, जो कि 70-80 के उसमें आ चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ धांधली पहले नहीं हो रही थी, धांधली अब हो रही है। इसमें जो पुलिस लगाई गई है, क्षेत्रीय दलों को लगाया गया है, और जो गुंडागर्दी रोकने का जो प्रयास हुआ है, वो भ्रष्ट है, वो बेकार है। तो ये एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाने का शुरुआत हमारे देश के लोगों ने ही कर दी है कि ये फिर अब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, इकोनॉमिस्ट में, और अल जजीरा में, और पता नहीं कौन कौन से जजीरों में ये छपेगी कि भारत में जो है वो केंद्र सरकार ने फौज घुसा दी, और फौज के मतलब वहां गई है शक्तियां के जो गड़बड़ी ना हो, और इसके अंदर बहुत सारे बदमाशों को पहले ही जेल में डाल दिया गया। तो एक ये रणनीति के तरीके से किया गया, क्योंकि जो भी गड़बड़ियां हो रही थी उनको समझ लिया गया
लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम्म। उनको तो दीदी बंगाल में चाहिए, तभी उनके कलेजे पे जो है ना वो ठंडक आती है, क्योंकि उनके पास ये है कि देखिए मोदी और आरएसएस बंगाल में नहीं घुस सकते।